अधिकार से संबंधित है। आज हम देखेंगे कि जो भारतीय संविधान के अंतर्गत हम लोगों को मौलिक अधिकार मिला है, उस मौलिक अधिकार की विशेषताएं क्या है, और इस विशेषता के अंतर्गत ही हम लोग देख लेंगे कि दुनिया के कुछ प्रमुख देशों के संविधानों में जो मौलिक अधिकार है उससे कुछ अलग हट करके हमारा मौलिक अधिकार है। तो पहली जो विशेषता है वो है मौलिक अधिकार की कि सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र के रूप में हमारा मौलिक अधिकार है। तो इसमें क्या है कि हमारा जो मौलिक अधिकार है वो हम जानते हैं कि संविधान के भाग 3 के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 23 अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार का उल्लेख है, जबकि अमेरिका का जो संविधान है, यूएसए का जो संविधान है, वहाँ के संविधान में कुल जो अनुच्छेदों की संख्या है वो केवल 7 है। तो जहाँ एक तरफ देखते हैं कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध देश, सबसे महत्वपूर्ण देश के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद है, वहीं भारत के संविधान में मौलिक अधिकार का ही वर्णन जो है 23 अनुच्छेदों में मिल जाता है। तो इतने लंबे चौड़े जो है शब्दों में या लाइनों में मौलिक अधिकार का वर्णन और व्याख्या हमारे संविधान में किया गया। तो अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा होने का 2 कारण है। पहला जो कारण है वो है प्रतिबंध की व्यवस्था का होना, और दूसरा जो है स्पष्ट व्याख्या करने का प्रयास करने का। तो चूंकि हमारा जो संविधान है और उसके अंतर्गत जो पहले हमको 7 मौलिक अधिकार मूल रूप से मिला था, बाद में संविधान संशोधन के द्वारा एक अधिकार हटा लिया गया और अब जो हमारे पास हमारे संविधान में केवल 6 मौलिक अधिकार है। तो जहाँ एक तरफ मौलिक अधिकार हमको संविधान के द्वारा दिया गया है, वहीं संविधान में ही प्रत्येक मौलिक अधिकार को कब जो है सस्पेंड किया जा सकता है, कब उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा, इसका भी वर्णन कर दिया गया। तो इसके चलते जो है हमारा संविधान, हमारा मौलिक अधिकार लंबे चौड़े शब्दों में वर्णित हो पाया। तो पहला कारण प्रतिबंध, और दूसरा जो कारण है वो है स्पष्ट व्याख्या करने की कोशिश करना। तो चूंकि जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था उस समय देश में साक्षरता मात्र 10% था। तो कहने का मतलब कि लोगों में जागरूकता का अभाव था, लोग उतने ज्ञानी नहीं थे, अब वो अपने अधिकारों और कर्तव्यों को नहीं समझ पाने की अवस्था में थे। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों ने नया व्यवस्था का सिस्टम अपनाया था जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था था। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जहां एक तरफ देश के नागरिकों को जीवन जीने का अधिकार नहीं था और शासन का उपभोग करने का अधिकार नहीं था, वहीं दूसरी तरफ जो है राजनीतिक दल और जो राजनेता थे उनमें भी इन अनुभवों का अभाव था। तो हमारे जो संविधान निर्माता गण थे, क्योंकि वो अनुभवी लोग थे, उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का संघर्ष किया था और एक दमनकारी ब्रिटिश सत्ता का सामना किया था, इसलिए उन्हें ये अनुभव था कि कभी भी जो भी राजनीतिक दल हमारे देश में होगा या कोई भी शासक व्यक्ति होगा, वह कभी भी जनता की अनभिज्ञता का फायदा उठा करके जो है वह फासिस्ट हो सकता है, तानाशाह हो सकता है और जनता के सारे अधिकारों को कुचल डाल सकता है। इसलिए स्पष्ट रूप से एक लाइन का, एक अधिकारों का व्याख्या हमारे संविधान में मौलिक अधिकार का किया गया, जिसके चलते हमारा मौलिक अधिकार इतने लंबे चौड़े रूप में वर्णित हो पाया है। तो ये था पहला कारण। दूसरा कारण जो है, ये दूसरी जो विशेषता है वह है व्यवहारिकता पर आधारित। तो हमारे संविधान में जो है सामान्य मौलिक अधिकार जो दिया गया है उसमें से एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। तो सबों को समानता का अधिकार दिया गया है। हम लोग जानते हैं कि समानता का अधिकार हमें दिया गया है तो अनुच्छेद 14 से लेकर के आपको 18 तक में समानता के अधिकारों का उल्लेख है। लेकिन
अगर जो है क्या ये अधिकार जो है व्यवहारिक रूप ले सकता था, जो भारत की सामाजिक जैसो बनावट रही है उसमें यह संभव नहीं था। तो यही वजह है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने यह समझा कि एक तरफ तो सबों को समानता का अधिकार देने की बात की जाए, लेकिन जो है इसको व्यवहार में कैसे उतारा जा सकता है, इसके लिए आवश्यक है कि जो ऐतिहासिक काल से ऐतिहासिक कारणवश हमारे देश में समाज का बहुत बड़ा तबका पिछड़ा रह गया है, या जो है जो असहाय चला आ रहा है, जो शोषण का शिकार है, उन्हें जो है कुछ विशेष सुविधा प्रदान किया जाए ताकि वो समानता के अधिकारों का उपभोग सही ढंग से कर पाएगा। तो इसी के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं कि अनुच्छेद 15 और 16 जो है, अनुच्छेद 15 में बच्चे, महिला और जो है समाज के कमजोर वर्गों के लिए राज्य को कुछ विशेष व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है, और वहीं अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समता की बात कही गई है, जहां एक तरफ वहीं दूसरी तरफ जो है समाज में जो सैन्य, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़ा तबका है उसके लिए भी अलग से कुछ व्यवस्था करने का निर्देश राज्य को दिया गया। कहने का मतलब कि यहाँ पर अगर आम बोलचाल की भाषा में कहें तो इसी अनुच्छेद 15 और 16 के अंतर्गत आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान मिल जाता है, और यही वजह है कि महिलाओं के लिए हम देखते हैं पंचायती राज संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है, और संसद और राज्य विधान मंडलों में भी उनके लिए मांग हो रहा है, और जो है जो समाज का कमजोर तबका है उसके लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। तो ऐसा इसलिए किया गया कि अगर मान लीजिए कि इसको हम दूसरी तरह से उदाहरण के द्वारा समझे कि कोई दौड़ का रेस हो और उसमें एक स्वस्थ व्यक्ति और एक टीबी रोग से ग्रसित व्यक्ति को कहा जाए कि आप दोनों दौड़ जाइए, और दौड़ने में जो सबसे आगे निकल जाएगा उसे ही विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तो देखने में तो लगता है कि समानता के अधिकार के अंतर्गत दोनों को यह अधिकार दिया गया है, लेकिन जो है कि आराम से यह समझा जा सकता है कि जो लोग टीबी रोग से ग्रसित है, क्या वो एक स्वस्थ व्यक्ति की तुलना में दौड़ में आगे निकल सकता है? संभव नहीं है। तो इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने काफी व्यवहारिक परिचय दिया मौलिक अधिकार का संविधान में उल्लेख करते समय कि केवल सैद्धांतिक रूप से समानता की बात की जाए तो वह काफी नहीं हो सकता है। तो भारत का और भारतीय समाज की जो परिस्थिति है उसको देखते हुए जो है कुछ वर्गों और तबकों के लिए अलग से कुछ व्यवस्था करना होगा। इसी के अंतर्गत जो है ये व्यवस्था किया गया है। उसी तरह से हम देखते हैं कि धार्मिक अधिकार जो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक में दिया गया है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है तो उसमें हम देखते हैं कि इस तरह से धार्मिक अधिकार हर एक समुदाय को दिया गया है ताकि आपस में कहीं कोई टकराव नहीं हो, भेदभाव नहीं हो, बल्कि आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण हो सके, भाईचारे का वातावरण बन सके। इस तरह का जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमको दिया गया है। उसी तरह से अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 तक में जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया है उसमें अल्पसंख्यकों के लिए विशेष व्यवस्था किया गया है। ऐसा इसलिए कि हमने जिस लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया है उसमें क्या होता है, बहुमत की राय के अनुसार ही फैसला होता है। तो अगर बहुमत की राय के अनुसार फैसला होगा तो जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनकी जो कुछ अपनी विशेष भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, फिर उसका क्या होगा। तो उसकी ये भाषा, लिपि और संस्कृति सुरक्षित रह सके, इसके लिए अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 तक में उन लोगों के लिए विशेष व्यवस्था किया गया। तो कुल मिला करके हम कहें कि हमारा जो मौलिक अधिकार है वह केवल सिद्धांतों की बात नहीं करता है, बल्कि वह व्यवहारिकता पर आधारित है। यहाँ की जो सच्चाई है भारत की, उसको स्वीकार करके लोगों को एक समान अधिकार देने की बात करता है। अब हम इसके बाद देखेंगे कि तीसरा जो विशेषता है वो क्या है। तीसरी जो विशेषता है कि हमारा जो मौलिक अधिकार है वो सीमित है, निरंकुश नहीं, मतलब एब्सोल्यूट नहीं।
सीमित क्या है कि आज के डेट में हम लोगों को 6 मौलिक अधिकार है। तो जो 6 मौलिक अधिकार मिला हुआ है हमको, मतलब क्या कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक विचारों का अधिकार के अंतर्गत जितना भी अधिकार हमको मिला हुआ है, वह एक उसका उपभोग हम एक सीमा तक ही जाकर के कर सकते हैं। उस सीमा के बाहर हम उसका उपभोग नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि जैसे हमको अभिव्यक्ति का अधिकार है, मतलब बोलने का अधिकार है, अखबार निकालने का अधिकार है, सभा और संगठन बनाने और आयोजित करने का अधिकार है, लेकिन अगर हमारे ऐसा करने से देश की एकता और अखंडता पर, समाज में जो है सो अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है, तो उस हालत में हमारा मौलिक अधिकार वहां पर सस्पेंड किया जा सकता है, हमारे मौलिक अधिकार पर वहां पर प्रतिबंध लग सकता है। सपोज कर लीजिए कि हमें संगठन बनाने का अधिकार है, ये मेरा मौलिक अधिकार है, लेकिन अगर कोई ऐसा हम संगठन बना लें जो आतंकवाद का समर्थन करता हो, तो क्या हमारा यह मौलिक अधिकार रहने दिया जाएगा? संभव नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में जो मौलिक अधिकार है वह सीमित है, लिमिटेड है, वह पूर्ण नहीं है, मतलब निरंकुश नहीं है, मतलब एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब हम उस मौलिक अधिकार का उपभोग अनंत सीमा तक नहीं कर सकते हैं। हम उस मौलिक अधिकार का उसी सीमा तक उपभोग कर सकते हैं जिस सीमा तक उपभोग करने के चलते देश की एकता और अखंडता पर कोई खतरा पैदा नहीं हो, समाज में अराजकता या भेदभाव का वातावरण न पैदा हो, उसी सीमा तक हम उसका उपभोग कर सकते हैं। अगर उस सीमा को हम लांघेंगे तो हमारे उस मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो ये था तीसरा। उसके बाद आता है चौथा कि हमारा जो मौलिक अधिकार है वह नैसर्गिक अधिकार नहीं है। तो नैसर्गिक अधिकार नहीं है, इसका क्या मतलब कि नैसर्गिक अधिकार अमेरिका में जो मौलिक अधिकार है, वहां उस मौलिक अधिकार को नैसर्गिक कहा गया है, प्राकृतिक कहा गया है, अगणित कहा गया। कहने का मतलब क्या है कि अमेरिका में जो मौलिक अधिकार है और 1791 में जो प्रथम 10 संशोधन हुआ और उसी के माध्यम से वहां मौलिक अधिकार संविधान में शामिल किया गया। तो 9वें संशोधन में कहा गया है कि अमेरिका के संविधान में केवल वही मौलिक अधिकार नहीं है जो कि इस संविधान में वर्णित है, बस कि इसके अलावा और भी कोई मौलिक अधिकार हो सकता है। कहने का मतलब क्या कि आने वाले समय में अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट किसी वैसे अधिकार को, जो अधिकार है किसी व्यक्ति के जीवन जीने के लिए आवश्यक माना जाएगा, उसके व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक माना जाएगा, उस अधिकार को अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार घोषित कर सकता है। मतलब क्या है कि अमेरिका में जो मौलिक अधिकार है वो नेचुरल है और किसी भी अधिकार को मौलिक अधिकार वहां का सुप्रीम कोर्ट घोषित कर सकता है। लेकिन हमारे संविधान में क्या व्यवस्था है? हमारे संविधान में है कि जो मौलिक अधिकार संविधान में वर्णित कर दिया गया है, संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, वही अधिकार हमारे देश में मौलिक अधिकार हो सकता है। उसके अलावा कोई अधिकार मौलिक अधिकार नहीं हो सकता है। भारत का सुप्रीम कोर्ट किसी और अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं बता सकता। मौलिक अधिकार जो आज के डेट में हमें 6 प्राप्त है, उसकी संख्या को बढ़ा करके वो 7, 8, 9, 10 की संख्या नहीं कर सकता। तो इसलिए कहा जाता है कि हमारे यहाँ जो मौलिक अधिकार है वह नैसर्गिक अधिकार नहीं है। मतलब क्या, हमारे मौलिक अधिकारों में वृद्धि सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है। जो मौलिक अधिकार संविधान में वर्णित कर दिया गया है वही मेरे लिए मौलिक अधिकार होगा। उसके बाद आता है राज्य के खिलाफ, क्योंकि कोई भी जो मौलिक अधिकार होता है वह दिया ही जाता है राज्य के खिलाफ नागरिकों को। मतलब क्या है कि राज्य जो होता है, मतलब सरकार जो होती है वह काफी ताकतवर होती है और नागरिक या जनता जो होती है वो राज्य के सामने काफी कमजोर और असहाय अवस्था में होती है। इसलिए अगर राज्य जो शक्तिशाली है उसके सामने जो जनता है, नागरिक है, जो कि उसके काफी कमजोर है, अगर उसके अधिकारों की सुरक्षा की व्यवस्था संविधान में नहीं हो तो संभव है कि राज्य अपने शक्तिशाली होने की हैसियत का फायदा उठा करके कमजोर
अवस्था में रहने वाली जनता के अधिकारों को कभी भी छीन सकती है, उसका अतिक्रमण कर सकती है। यही वजह है कि जो मौलिक अधिकार जनता को दिया जाता है वह संविधान के द्वारा इस रूप में दे दिया जाता है कि राज्य उस अधिकार का उल्लंघन सामान्य परिस्थिति में कभी नहीं कर सकती है। मतलब क्या कि एक तरह से कहें कि जनता के लिए सुरक्षा कवच होता है राज्य के खिलाफ मौलिक अधिकार आम जनता का। अब जो है उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि यह जो अधिकार है मौलिक अधिकार वह अस्थायी अधिकार नहीं है। हम जानते हैं कि हमारा जो मौलिक अधिकार है पहले 7 था, अब 6 है। तो जो भी 6 मौलिक अधिकार है वह परमानेंट अधिकार हमारा नहीं है। अगर संसद चाहे तो संविधान में संशोधन करके हमारे मौलिक अधिकारों में और भी कटौती कर सकती है। तो इसका तो उदाहरण जो है आपको 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ जिसके अंतर्गत संपत्ति रखने का जो अधिकार था, संपत्ति का जो अधिकार था उसको जो है संविधान से हटा दिया गया। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान में नागरिकों को जो दिया गया है वो अस्थायी अधिकार नहीं है। संसद संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है, जैसा कि 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। तो यहाँ पर हम लोग को एक बात याद रखना है कि जब भी ऐसा संसद करेगी तो केवल संसद ही ये काम ऐसा कर सकती है, और जब भी करेगी तो संविधान संशोधन के द्वारा कोई एक कानूनी आदेश या जो है स्वाध्यादेश या ऑर्डिनेंस के द्वारा ऐसा संभव नहीं है। मतलब संसद को जब भी मौलिक अधिकार में कटौती करना होगा तो उसको संविधान में संशोधन करना होगा, और इसके लिए शर्त है कि वह संविधान का जो बुनियादी ढांचा है ऐसा करने के दौरान वह इस पर चोट नहीं पहुंचाए। मतलब संविधान के बुनियादी ढांचे को नष्ट किए बिना अगर संसद चाहे तो संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकार में कटौती कर सकती है। उसके बाद है निलंबन की व्यवस्था। तो जो भी हमको मौलिक अधिकार मिला हुआ है तो कभी परिस्थिति अगर वैसी आ जाती है कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल हम जानते हैं कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। तो जब भी हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी लगेगा तो उस हालत में अनुच्छेद 19 स्वतः जो है यह सस्पेंड हो जाएगा, स्वतः निलंबित हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। और अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके इस 2 अनुच्छेद को छोड़ करके अन्य अनुच्छेदों को अगर सरकार सस्पेंड करना चाहेगी तो इसके लिए राष्ट्रपति को अलग से एक अध्यादेश जारी करना होगा। यह कब होगा? जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा। कहने का मतलब कि जो मौलिक अधिकार हमें मिला हुआ है उसका कुछ समय के लिए सस्पेंशन हो सकता है। कब हो सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू होगा तब अनुच्छेद 19 अपने आप जो है सो सस्पेंड हो जाएगा, और जो है वो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके अन्य मौलिक अधिकारों को सस्पेंड करने के लिए अलग से राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करना होगा। इसका मतलब है कि अनुच्छेद 20 और 21 का कभी सस्पेंशन नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 20 क्या है? अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण की व्यवस्था है, और अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन है, मतलब जिंदा रहने के अधिकार का वर्णन है। तो ये हो जाता है आपको निलंबन की व्यवस्था का चर्चा। उसके बाद जो अलग से फिर है अगला जो विशेषता है वो है हमारा कि रक्षा की व्यवस्था। तो कोई भी अधिकार किसी को दे दिया जाए या कोई भी संपत्ति किसी को दे दिया जाए, और यदि उसकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हो सके तो संभवतः हुआ उस अधिकार या संपत्ति का भोग नहीं कर पाएगा। अब इसको उदाहरण से ऐसे समझें कि कोई कमजोर व्यक्ति है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, अनाथ व्यक्ति है, असहाय व्यक्ति है, उसको हम बहुत सारा संपत्ति दे दिया तो संभव है कि वह व्यक्ति उस संपत्ति का उपभोग नहीं कर पाएगा।
जैसे ही किसी दबंग या शक्तिशाली या गुंडा माफिया का उस पर नजर पड़ेगा, वह उसकी संपत्ति को हड़प लेगा, छीन लेगा। तो इसलिए किसी को कोई अधिकार या संपत्ति दे देना ही काफी नहीं होता है, बल्कि उसकी सुरक्षा की गारंटी करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी और आवश्यक हो जाता है। और यही वजह है कि हमारे संविधान निर्मातागण चूंकि काफी अनुभवी और परिपक्व थे, साथ ही दूरदृष्टि वाले भी थे, तो उन्होंने यह अनुभव किया कि भारत की जनता की जो राजनीतिक चेतना का स्तर है और जो उनकी अन्य शैक्षिक और आर्थिक दशा है, उस हालत में उन्हें केवल मौलिक अधिकार दे देने से ही काम नहीं चलने वाला है, बल्कि उनके इन मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी भी कर देनी होगी। और यही वजह है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हम जानते हैं कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन किया गया है हमारे संविधान में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इस अधिकार के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट को यह जिम्मेदारी दिया गया है कि यदि राज्य मतलब सरकार किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का अतिक्रमण करती है, उसके अधिकार को छीनती है, तो वह उस व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा की गारंटी करे। और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत यही सेम अधिकार जो है हाई कोर्ट को दिया गया। तो इस तरह से हमारे देश में मौलिक अधिकारों की रक्षा की जिम्मेवारी संविधान में ही सुप्रीम कोर्ट को बता दिया गया है। और इसी अधिकार के अंतर्गत हम जानते हैं कि हाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार का रीट, ये मतलब न्यायिक आदेश जारी करता है। उसके बाद आता है अंतिम विशेषता। वो विशेषता क्या है कि कुछ अधिकार गैर नागरिकों के लिए भी है। तो हम जानते हैं कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक के अंतर्गत जो भी अधिकार मिला है मौलिक अधिकार, वह तो देश के नागरिकों को प्राप्त है ही, लेकिन इनमें से कुछ ऐसा भी अधिकार है जो गैर नागरिकों मतलब विदेशियों को भी प्राप्त है। जैसे कि गैर नागरिकों को कौन कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो अनुच्छेद 24 है, 20 है, 21 है, 23 है, फिर 24 है, 25 है, 26 है, 27 है और 28 है। तो ये 9 ऐसा मौलिक अधिकार है जो कि गैर नागरिकों को भी प्राप्त है हमारे संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार। तो इस तरह से हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार की विशेषताएं हैं वो प्रमुख रूप से यही सब है। तो हम समझते हैं कि हमारे संविधान का जो मौलिक अधिकार है उसकी जो विशेषताएं हैं वह संभवतः आप लोग समझ चुके होंगे। और अगर चाहते हैं कि अगला वीडियो जो भी क्लास का लेक्चर होगा वो आप लोगों को आसानी से प्राप्त हो जाए, तो आप लोगों से आग्रह करेंगे कि इसको समीर क्लासेस पटना को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, ताकि जब भी क्लास हो और वीडियो अपलोड हो तो आपको स्वतः प्राप्त हो जाए। तो समीर क्लासेस पटना को आप लोग सब्सक्राइब